जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एएन टीचिंग के इस यूट्यूब फैमिली में। और मैं हूं आदित्य, एएन टीचिंग यूट्यूब फैमिली की तरफ से। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। तो आज हम लोग एसटीटी री एग्ज़ाम को टारगेट करते हुए बहुत ही अहम मुख्य और टॉपिक की तरफ आए हैं, जिसका नाम है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। इस वीडियो में सबसे पहले खास बात हम आपको बताते चले कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 से सवाल आपको ये किया 2 नंबर के जरूर आएंगे एसटीटी री एग्ज़ाम में, क्योंकि शिक्षण कला के अंतर्गत में ये टॉपिक आता है। और आपको बता दें कि इस वीडियो में, ये वीडियो थोड़ा सा आपको लंबा होगा, लेकिन इस वीडियो में हमने शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के पूरे थ्योरी को कंप्लीट किया है। और उस थ्योरी के साथ साथ में इस पर आने वाले जो प्रश्न हैं, कुल 20 प्रश्नों को हम इसमें सम्मिलित भी किए हैं। तो आप वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम आपको थ्योरी पढ़ाएंगे, थ्योरी पढ़ाने के बाद आपको जो है क्वेश्चन को भी कराएंगे। क्वेश्चन कराने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ, हमारा क्वेश्चन किस टाइप से आएगा। अगर शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 मतलब राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 से अगर सवाल आपसे पूछा जाएगा तो निश्चित रूप से इस वीडियो को अगर आप देख लेंगे तो एसटीटी री एग्ज़ाम के अंतर्गत में आपका इस टॉपिक से सवाल नहीं छूटेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू। तो अगर यहाँ पर बात करें तो सबसे पहला पॉइंट हमारा दिख रहा है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत में, जिसको हम लोग आरटीई 2009 भी कहेंगे, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009। सबसे पहला पॉइंट इसमें यह है कि सन 2002 में हमारी संसद में 86वां संविधान संशोधन में किया गया। ये बात आपको याद रखना है कि 2002 में 86वां संविधान संशोधन के अंतर्गत में आरटीई 2009 को लागू किया गया, जिसको हम लोग राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 कहते हैं। दूसरा पॉइंट आपको यह याद रखना है कि जिसके द्वारा अब इस आरटीई के द्वारा प्रारंभिक शिक्षा बोले तो प्रारंभिक शिक्षा को 1 से 8, प्रारंभिक शिक्षा का मतलब ही होता है 1 से 8। अगर आपको प्राथमिक शिक्षा की बात कहेगा तो प्राथमिक शिक्षा का मतलब होता है 1 से 5। ये बात ध्यान रखना आपको, ठीक है। तो इसमें यह बात कहा गया है कि प्रारंभिक शिक्षा को कक्षा 1 से 8, आयु जो है ये इसका 6 से 14 वर्ष के बच्चों के मौलिक अधिकार या मूल अधिकार बनाया गया। मतलब इसमें इस नियम का जो है मेन उद्देश्य ये था, इस एक्ट का मेन उद्देश्य यह था कि जो 1 से 8 क्लास के बच्चे हैं, अर्थात जो उनका एज होगा 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं, उनको अनिवार्य रूप से शिक्षा दी जाए। तो इस नियम का मेन उद्देश्य ये था कि आपको बच्चे जो है 1 से 8 क्लास तक के बच्चों को, जिसका उम्र 6 से 14 साल है, उन सभी बच्चों को शिक्षा एक मूल अधिकार के रूप में शामिल किया जाए। मतलब कि उन बच्चों को हमको किसी तरह एजुकेशन देना है। इस एक्ट का मेन उद्देश्य ये था। तीसरा पॉइंट ये है कि विकलांग बच्चों के केस में 6 से 18 साल, ये बहुत ही अहम पॉइंट है, आपको ध्यान रखना है। अगर जो सामान्य बच्चे हैं, जो जनरल स्टूडेंट है, उसके लिए एज लेवल 6 से 14 वर्ष रखा गया। और जो किसी तरह से अगर डिसेबल है, मान लीजिए अगर कोई बच्चा जो है फिजिकल डिसेबल है, मेंटल डिसेबल है, अर्थात उसमें मानसिक विकलांगता हो या शारीरिक विकलांगता हो, अगर किसी तरह से विकलांग है तो उन बच्चों को थोड़ा सा इसमें रियायत दिया गया है और उसका एज जो है 6 से 18 कर दिया गया। लेकिन सामान्य बच्चों के लिए कितना रखा गया? 6 से 14, 4 साल का छूट विकलांग बच्चों के लिए दिया गया है। ये बात आपको ध्यान रखना है। और ये भाग 3 और अनुच्छेद 21 के 1 में जो है इसको रखा गया है। अब इसको भी ध्यान रखना है। हमारे संविधान में भी वर्तमान में कुल 22 भाग है, आपको पता भी होगा। उन 22 भागों में तीसरा भाग के अंतर्गत में इसको रखा गया है, किसको? राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 को। और अगर अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 21 के ए में इसको रखा गया है, जो आरटीई 2009 की हम बात करते हैं, ठीक है। तो इन सब पॉइंट को आपको याद रखना है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट है। और ये सभी पॉइंट से संबंधित हम आपको क्वेश्चन भी लास्ट में कराए हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहले आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा, आपको क्वेश्चन आराम से समझ में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं कि इसके प्रावधान जो है आरटीई 2009 के क्या क्या प्रावधान थे, इसके बारे में देखिएगा। भारत की संसद ने इसको 4 अगस्त 2009 को पास किया। संसद में कब पास हुआ? 4 अगस्त 2009 को। और राष्ट्रपति जी ने इस पर 26 अगस्त 2009 को हस्ताक्षर किया था। राष्ट्रपति इस पर कब हस्ताक्षर किए थे? तो 26 अगस्त 2009 को हस्ताक्षर किया।
पूरे देश के स्कूलों में यह 1 अप्रैल 2010 को लागू हो गया। हस्ताक्षर होने के मतलब 26 अगस्त 2009 को हस्ताक्षर हुआ और ये 2010 के अप्रैल में लागू हुआ। मतलब कि लगभग अगस्त से अगर बात करें सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 4 महीने और लगभग 7 से 8 महीने इसको लागू होने में लग गया। अब ये भी बात आपको ध्यान में रखना है। तो पूरे देश में लागू कब हुआ? 1 अप्रैल 2010 से। ठीक है, लागू होने के 3 साल के अंदर अंदर किसी भी कोई भी स्कूल गैर मान्यता प्राप्त नहीं होना चाहिए। लागू होने के 5 साल बाद किसी भी स्कूल में कोई भी अप्रशिक्षित शिक्षक काम नहीं कर सकता। इसमें स्पष्ट रूप से यह बातें कहा गया है कि ये लागू जब हुआ 2010 के बाद, तो 2010 के बाद में कोई भी बिना मान्यता का स्कूल आपके अंदर मतलब प्रदेश के अंदर नहीं खोला जा सकता है 3 साल के अंदर। अर्थात 2010 की में यह लागू किया गया, तो इसमें स्पष्ट रूप से यह बात किया गया है कि लागू होने के 3 साल के अंदर अंदर अगर आप स्कूल खोल रहे हैं तो आपको जो है उसको मान्यता लेना पड़ेगा और 5 साल तक समय दिया गया इसका कि इसमें अप्रशिक्षित शिक्षक काम नहीं कर सकते हैं। सबको ट्रेंड रहना होगा, सबको बिना ट्रेनिंग के आप शिक्षक नहीं बन सकते हैं। इसके लिए समय निर्धारित किया गया कि मान्यता कम से कम आप 3 साल के अंदर में ले लीजिए और आपकी स्कूल में कम से कम 5 साल के अंदर में सभी प्रशिक्षित शिक्षक होना चाहिए। अप्रशिक्षित शिक्षक आपके स्कूल में नहीं पढ़ा सकते हैं। यह आरटी 2009 का नियम कहता है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि 6 से 14 वर्ष का कोई भी बच्चे स्कूल से बाहर ना रहे। स्कूल से बाहर ना रहने का मतलब ये हुआ कि उसको किसी तरह से हमको एजुकेशन देना है और बच्चे किसी तरह से 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं वो घर पर ना रहें बल्कि वह स्कूल में रहे, क्योंकि उसको हमको शिक्षा का अनिवार्य बनाना है 6 से 14 साल के बच्चों को। ठीक है, ये बात भी इसमें कहा गया। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या कहा गया इसके प्रावधान में कि आरटी 2009 के प्रावधान में क्या कहा गया कि 8वीं कक्षा तक सभी बच्चों को पास किया जाए। मतलब कि कम से कम 8वीं कक्षा तक के बच्चे हो जाए। अब जैसे हमने आपको बताया कि इसका उद्देश्य क्या था, 1 से लेकर के 8वीं तक के बच्चा का उद्देश्य था। तो 8वीं तक के बच्चा को मतलब इस नियम का जो उद्देश्य था, इस नियम का कभी भी उद्देश्य यह नहीं था कि हमको बच्चे को फेल कराना है। मतलब उसको किसी तरह से हमको स्कूल में लाना है, उसको एजुकेशन देना है, किसी तरह से उसको शिक्षित करना है। बच्चों को फेंक ना करने, फेल यहाँ पर लिख दीजिएगा, फेल लॉ उस पर लिखाएगा। तो बच्चों को फेल ना करने की नीति को शून्य अवरोधन कहा जाता है। अब शून्य अवरोधन का मतलब आप यह समझिए कि वह नीति जिसमें बच्चा को फेल नहीं कराया जाएगा। मतलब किसी तरह से उसको हमको पास कराना ही कराना है। होता है ना, किसी क्लास में बच्चे फेल कर गए तो हमको किसी तरह से उसको निकाल देना है, उस क्लास से उसको आगे की क्लास में बढ़ाना है, उसको फेल नहीं कराना है, चाहे जैसे हो, लेकिन एजुकेशन हमको देना है। तो यह बात कहा गया इसमें। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इसमें कहा कि प्रत्येक अध्यापक प्रति सप्ताह 45 घंटे काम करे स्कूल में प्रतिदिन। अब सप्ताह की बात करें तो एक सप्ताह में कम से कम एक अध्यापक का पूरा समय जो है 45 घंटा का होना चाहिए और प्रत्येक दिन का जो रेशियो रखा गया वो कम से कम 7.5 घंटा आपको स्कूल में काम करना है। हालांकि 1 से 5 के लिए कुछ अलग नियम है और 6 से 8 के लिए कुछ अलग नियम है, इसको भी आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, अगर हम लोग बात करेंगे, अब यहाँ पर देखिएगा प्रत्येक अध्यापक प्रति सप्ताह उसका 45 घंटा होना चाहिए और प्रतिदिन 7.5 घंटा आपको होना चाहिए। ठीक है, मतलब उसको समय देना है। अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर एक और बात लिख लीजिएगा कि 1 से 5, अगर हम लोग बात करेंगे 1 से 5 कक्षा की, ध्यान दीजिएगा, आप लोग कॉपी पर लिख लीजिएगा। अगर 1 से 5 की बात करें, मतलब ये प्राथमिक एजुकेशन की बात करें, तो प्राथमिक एजुकेशन में कुल वर्ष में 365 दिन होते हैं। 365 में कम से कम स्कूल जो है 200 दिन खोलना है, 200 दिन खोलना है। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो प्राथमिक एजुकेशन में जो प्राथमिक शिक्षा होगा उसमें बच्चा और टीचर का जो रेशियो होना चाहिए वो बच्चा और टीचर का रेशियो 30:1 होना चाहिए। मतलब कि आप यह कह सकते हैं कि 30 बच्चे पर एक टीचर होना अनिवार्य है 1 से 5 के लिए, और 365 दिन में 200 दिन खोलना अनिवार्य है 1 से 5 के लिए। ठीक है,
अगर हम लोग बात करें तो इसमें यह भी प्रावधान आपको किया गया है कि अगर मान लीजिए कि उस स्कूल में अर्थात 1 से 5 का ही और स्कूल है, अगर उस स्कूल में 200 प्लस बच्चे हैं, ठीक है, 200 प्लस बच्चे हैं, तो वहाँ पर आप रेशियो को बढ़ा भी सकते हैं। 1 से 30, 1:30 के जगह पर 1:30 के जगह पर उस रेशियो को 1:40 भी किया जा सकता है। बच्चों की संख्या के ऊपर है। अगर 150 मान लीजिए 150 तक बच्चा है तो आपको 1:30 के अनुपात रेशियो में रखना है बच्चा और टीचर को। अगर 200 प्लस में वहाँ पर बच्चा हो गया तो उस रेशियो को अब 1:40 में भी कर सकते हैं। ये भी बात आपको ध्यान में रखना है। 1 से 5 में कितना दिन क्लास चलेगा? 365 दिन में से कम 200 दिन ओपन होना चाहिए। और कुल अगर हम लोग बात करेंगे तो प्रत्येक शिक्षक जो है 1 सप्ताह में न्यूनतम 45 घंटे काम करना होगा और प्रत्येक दिन लगभग 7.5 घंटे आपको काम करना होगा। ये भी बात आपको ध्यान में रखनी है। ये सब हम लोग बात किए किसके बारे में? 1 से 5 के बारे में बात किए हैं, ठीक है। सभी इस नोट्स में हम वर्णित नहीं किए हैं, लेकिन कुछ चीज़ें जो हैं आप लिख लीजिएगा, ये याद भी हो जाएगा आपको, है ना। अगर हम लोग बात करेंगे 6 से 8 की, 6 से 8 की अगर हम लोग बात करें तो 6 से 8 में कुछ अलग नियम कानून बनाए गए। 6 से 8 में यह बात कहा गया कि अगर आपको जो है मान लीजिए कि यदि संख्या जो है 100 तक होगी तो यहाँ पर सबसे पहले आपको बात, अभी यहाँ पर जैसे देखिए 365 दिन में प्राइमरी एजुकेशन में प्राइमरी स्कूल में 200 दिन खोलना था स्कूल, लेकिन इसमें वो रेशियो कितना हो जाता है? 220 दिन हो जाता है। ये भी बात आपको ध्यान रखना है। 365 दिन में कम से कम 220 दिन आपको स्कूल खोलना है। और इसमें भी सेम है कि एक शिक्षक सप्ताह में न्यूनतम कितना घंटा काम करेगा? तो 45 घंटा कार्य करेगा। कार्य प्लस शिक्षण दोनों मिलाकर 45 घंटा। शिक्षण का मतलब ये होता है कि और भी मेंटेन होता है जिसके हिसाब से, ठीक है। तो यह भी बात आपको ध्यान में रखनी है। अब हम लोग बात करेंगे अगर हम लोग बात करें रेशियो का, तो इसका रेशियो जो है समानता रखा गया 35 बच्चा पर 1 टीचर का, इसका क्या रखा गया है? रेशियो रखा गया है, ठीक है। तो ये भी बात आपको ध्यान में रखना है। तो ये सभी बातें आपको ध्यान में रखनी है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि अध्यापकों केवल जो है 3 गैर शैक्षिक कार्यों में लगाया जा सकता है। आप जो है एजुकेशन के बाद में आप सिर्फ उन अध्यापक से आप जनगणना करा सकते हैं, चुनाव करा सकते हैं, आपदा प्रबंधन में कोई ड्यूटी में लगा सकते हैं, बाकी इसके अलावा कोई भी ड्यूटी में आपको नहीं लगाना होगा। नेक्स्ट पॉइंट कहा गया कि हर विद्यालय में अध्यापकों के 90% बाद जो है पद जो है हमेशा भरे रहेंगे। अर्थात अगर किसी स्कूल में अगर 10 टीचर की आवश्यकता है तो हमेशा उसमें 9 टीचर रहना अनिवार्य है। RTE 2009 के अंतर्गत में यह भी बातें कही गई है, ठीक है। अगर नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या कहता है। RTE में कहता है कि प्राथमिक में 30 बच्चों पर 1 और उच्च प्राथमिक में 35 बच्चों पर 1 अध्यापक होना चाहिए। अभी हमने आपको बताया कि अगर 1 से 5 क्लास में रहेगा तो कितना बच्चा पर? तो 30 बच्चा पर 1 टीचर होना चाहिए। अगर 6 से 8 की अगर बात करेगा तो 35 बच्चों पर 1 टीचर होना चाहिए। अगर हम लोग बात करेंगे पूरे साल में तो 1 से 5 में 365 दिन में कम से कम 200 दिन स्कूल खोलना चाहिए। अगर हम लोग बात करेंगे 6 से 8 की तो 365 में कम से कम 220 दिन आपका स्कूल खुलना चाहिए। अगर हम लोग बात करेंगे पूरे सप्ताह में एक टीचर का कार्य दिवस शैक्षिक प्लस गैर शैक्षिक मिलाकर कितना होना चाहिए? तो 45 घंटा होना चाहिए। इतना बात आप ध्यान रखिएगा। इतना ही से क्वेश्चन आपको पूछने वाला अगर होगा तो इतना ही से पूछ देगा। चलिए नेक्स्ट अगर बात करें तो बच्चों को दोस्ताना वातावरण में पढ़ाना जाना चाहिए, किसी बच्चे को दंड नहीं देना है। इसमें यह भी बात कहा गया कि RTE 2009 में आपको हमेशा बच्चों के साथ में मित्रवत संबंध रखना है, बच्चों को एक फ्रेंड के रिलेशनशिप में रखना है। हमेशा जो है आप मित्रता रखना है बच्चों से कि किसी तरह से वो सीख ले। बच्चों को पनिशमेंट नहीं देना है, दंड नहीं देना है। दंड देना अपराध माना गया है 2009 के अंतर्गत में। नेक्स्ट पॉइंट है कि सतत एवं व्यापक आकलन पद नीति से आकलन करना है। आपको हमेशा जो है लगातार जो है असेसमेंट करते रहना है। आकलन का मतलब होता है असेसमेंट। असेसमेंट का मतलब ये होता है कि आपने जो चीज़ पढ़ाया है बच्चे को वह चीज़ें समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, ये होता है असेसमेंट। तो सतत मतलब होता है लगातार और व्यापक मतलब होता है बृहत पैमाने पर। लगातार और बृहत पैमाने पर बच्चों का हमेशा असेसमेंट होना चाहिए, आकलन होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि बच्चों के व्यक्ति के शैक्षिक पक्ष और सह शैक्षिक पक्ष, ठीक है। मतलब कि आप यह कह सकते हैं कि शैक्षिक पक्ष और आपको सह शैक्षिक पक्ष
दोनों पक्षों का विकास करना है ताकि बच्चे के व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास हो सके। और हम आपको कल भी आपको एनसीएफ 2005 जब पढ़ाए थे तो हमने बताया था कि जब बच्चों का हम जो है शैक्षिक पक्ष और सह शैक्षिक पक्ष दोनों पक्ष जब हम लोग डेवलप करेंगे तभी उसका जो है संपूर्ण विकास हो पाएगा, मतलब ऑल ओवर डेवलपमेंट हो पाएगा। शैक्षिक पक्ष का मतलब ये होता है कि आपके किताब में जो सिलेबस दिया हुआ है उस सिलेबस को पढ़ाना वह शैक्षिक पक्ष कहलाता है, ठीक है। और सह शैक्षिक पक्ष का मतलब ये होता है कि उस किताब में नहीं दिया है लेकिन फिर भी हम उसको उस बच्चे को अदर्स एक्टिविटी जब कराते हैं तो वह हमारा सह शैक्षिक पक्ष कहलाता है। मतलब जैसे आप मान लीजिए फुटबॉल हो गया, हॉकी हो गया, ठीक है, गेम हो गया वगैरह वगैरह, जो भी संगीत हो गया, नाटक हो गया, ये सब क्या होता है हमारा सह शैक्षिक पक्ष होता है। तो बच्चों का डेवलपमेंट मतलब ऑल ओवर डेवलपमेंट उसका कैसे हो पाएगा, शैक्षिक पक्ष और सह शैक्षिक पक्ष दोनों पक्ष को जब साथ में मिलाकर हम काम करेंगे तब बच्चों का ऑल ओवर डेवलपमेंट हो पाएगा। आरटीई 2009 में ये बातें कही गई है। नेक्स्ट पॉइंट है कि प्रत्येक विद्यालय में एक स्कूल प्रबंधन समिति का गठन करना है और स्कूल प्रबंधन समिति में 3/4 आपको अभिभावक होंगे। 3/4 का मतलब समझ रहे हैं ना, 100 का अगर हम लोग 3/4 करें तो कितना आ जाएगा बताइएगा, 4 25 25 तिहाई 75। 100 में 75 जो है अगर हम लोग उस प्रबंधन समिति का जो गठन करेंगे तो 100 में 75 जो है अभिभावक होना चाहिए और उन अभिभावकों में आधा मतलब 1/2 महिलाएं होनी चाहिए, माताओं की होंगी और उसमें 2 अध्यापक और 1 जो है प्रधानाचार्य और जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि द्वारा नामित व्यक्ति उसमें शामिल होता है। किसमें, प्रबंधन समिति में। अब ये बात ध्यान रखना है कि प्रबंधन समिति में कौन कौन से सदस्य होते हैं, तो 3/4 मतलब 75% अभिभावक होते हैं और उस 75% में 1/2 माताएं होंगी और उसमें 2 अध्यापक होगा, 1 प्रधानाचार्य होगा और जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि, जो हम लोग चुनते हैं जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि, उसके द्वारा एक नामित व्यक्ति होगा जिसको अध्यक्ष बनाया जाता है। अब हम लोग बात कर ले शिकायत की, तो आरटीई का नियम का अगर कोई जो है पालन नहीं करता है तो हम लोग शिकायत कहाँ पर करेंगे, तो हम लोग शिकायत कर सकते हैं राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग में, जिसको हम लोग बोलते हैं शॉर्ट में NCPCR। अब ये प्रबंधन समिति क्यों बनाया गया, प्रबंधन समिति इसलिए बनाया गया कि हमारे स्कूल में आरटीई के नियम के अनुसार व्यवस्था चल रहा है या नहीं चल रहा है, तो ये प्रबंधन समिति उसका देख रेख करेगा। अगर इस प्रबंधन समिति के नज़र में ऐसा लग रहा है कि स्कूल की व्यवस्था सही नहीं है तो इस समिति को वह कंप्लेन कर सकता है, इसको शिकायत कर सकता है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग को वह शिकायत कर सकता है, इतना बात ध्यान रखेंगे। लेकिन हाँ, एक बात और ध्यान रखना है कि इस समिति के पास में यह पावर नहीं होता है कि किसी शिक्षक को जो है बर्खास्त कर दे, किसी शिक्षक को रिटायर कर दे, किसी शिक्षक को हटा दे। इसके पास में यह पावर नहीं होता है, बल्कि इसके पास में केवल यह पावर होता है कि अगर आरटीई के नियम के द्वारा उस स्कूल में व्यवस्था अगर सही से नहीं चल रहा है तो वह शिकायत कर सकता है राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग को। क्लियर हुआ। नेक्स्ट पॉइंट है कि प्रत्येक प्राइवेट स्कूल में भी 25% गरीब अभिभावकों के बच्चों को शामिल करना या दाखिला देना। अब यहाँ पर ध्यान देना है कि जो प्राइवेट स्कूल है उस प्राइवेट स्कूल में भी 25% बच्चे जो इकोनॉमिक रूप से पिछड़े हुए बालक हैं, जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए बालक हैं, तो उनको जो है प्राइवेट स्कूल में भी 25% सीट आपको रिजर्व रखना है कि उन गरीब बच्चों को पढ़ाना है। आप भले प्राइवेट स्कूल खुले हुए हों, लेकिन आरटीई 2009 में यह बातें स्पष्ट रूप से कही गई कि अगर आपके पास 100 सीट है, 100 में 75 सीट पर ही आप डोनेशन लेकर के अमीर के बच्चों को आप एडमिशन ले सकते हैं, बल्कि 25 सीट आपको रिजर्व रखना है। और उस 25 सीट में कौन एडमिशन लेगा, तो गरीब जो अभिभावक के जो बच्चे हैं, जो इकोनॉमिक रूप से पिछड़े हुए बालक हैं, उन बच्चों को आपको एडमिशन लेना है प्राइवेट स्कूल में भी। यह नियम 2009 में कहा गया। नेक्स्ट पॉइंट इसमें क्या कहा है कि इन बच्चों में कोई फीस नहीं लेनी है। मतलब जो 25% का जो रिजर्वेशन रखा गया है बच्चों के लिए, EWS इकोनॉमिक रूप से पिछड़े बालक के लिए, उससे आपको कोई फीस नहीं लेना है। अगर आप फीस लेते हैं तो पहली बार आपको जुर्माना लग जाएगा, कितना,
25,000 रुपये का जुर्माना आपको लग जाएगा। ठीक है, अगर आप उन बच्चों से फीस लेते हैं तो पहली बार स्कूल के जो डायरेक्टर होंगे उन पर 25,000 का दंड, और अगली बार भी अगर आप एक बार समझाने के बाद अगली बार फिर से आपने जब गलती को दोहराया तो दूसरी बार उस डायरेक्टर को 50,000 रुपये का दंड देना होगा। ये बात ध्यान रखेंगे आप। ठीक है, यह बात स्पष्ट रूप से RT 2009 में कहा गया। उसके बाद में कहा गया कैपिटेशन फीस लेने पर इनका दंड 10 गुना ज़्यादा लगाया जाएगा। अगर आप उन बच्चों से, कौन सा बच्चे जो 25% रिजर्वेशन कैटेगरी के अंतर्गत में आते हैं, अगर उन बच्चों से आप फीस लेते हैं, कैपिटेशन फीस मतलब कि डोनेशन चार्ज, कैपिटेशन को हम लोग बोलते हैं डोनेशन, अगर आप उससे डोनेशन चार्ज लेते हो तो आप इतना समझ लीजिए कि इसका दंड जो है, फीस लेने पर इसका दंड 10 गुना ज़्यादा लगाया जाएगा। जितना आप डोनेशन लिए हैं उसके 10 गुना चार्ज आपको किया जाएगा प्रबंधन समिति के द्वारा, सरकार के द्वारा। ये भी बात इसमें कहा गया है। ये सब नियम थे आपको RTE 2009 के, और जो भी नियम थे हम आपके सामने रखने का काम किए हैं। चलिए अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या कहता है देखिएगा। क्वेश्चन सबसे पहले नंबर एक क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि शून्य अवरोधन नीति। हमने आपको अभी बताया कि शून्य अवरोधन नीति क्या होता है। शून्य अवरोधन नीति से शिक्षा में गुणवत्ता लाने में सहायता मिली है कि शिक्षा की गुणवत्ता को खराब करने के लिए आलोचना की गई है कि नए अध्यापकों द्वारा नवाचार लाने में इन्हें स्वतंत्र बनाया है, ने विद्यालय परिवेश को सुधारा है। तो देखिए यहाँ पर शून्य अवरोध नीति का मतलब क्या हुआ कि बच्चे को हमको किसी तरह से क्या कर देना है, पास करा देना है। यही ना था शून्य अवरोध नीति को, मतलब बच्चे को फेल हमको नहीं कराना है। तो यहाँ पर एक ऑप्शन तो आपको है कि शिक्षा के गुणवत्ता में लाने में सहायता मिलती है। देखिए तो इससे तो गुणवत्ता नहीं सुधरेगा। अगर मान लीजिए कोई बच्चा 5वीं क्लास में था और उस 5वीं क्लास में वो फेल करने वाला था, लेकिन किसी तरह से उसको 6वीं क्लास में दे दिया, तो क्या इसके गुणवत्ता में सुधार आ जाएगा? क्या नहीं जी, गुणवत्ता में सुधार नहीं आएगा। लेकिन हाँ, एक बात तो है कि यह अवरोधन नीति इसलिए लगाया गया कि नीति ने विद्यालय परिवेश को सुधारा। विद्यालय परिवेश को सुधारने का मतलब ये हुआ कि कोई बच्चा हमको फेल ना कर पाए, क्योंकि सरकार का मुख्य उद्देश्य यही था कि बच्चों को हमको किसी तरह से शिक्षा देनी है। इसीलिए इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्या कहता है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 का क्या आश्वासन देता है? तो 5वीं कक्षा तक मुक्त तथा अनिवार्य शिक्षा, बिल्कुल गलत। 8वीं कक्षा तक मुक्त तथा अनिवार्य शिक्षा, 10वीं कक्षा तक मुक्त तथा अनिवार्य की शिक्षा, बिल्कुल गलत। 12वीं तक मुक्त और अनिवार्य शिक्षा, बिल्कुल गलत। हमने आपको अभी बताया कि 1 से लेकर के 8वीं तक के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा देने की बात इस नियम में किया गया है, इस एक्ट में किया गया है। और इसका एज जो है वो सामान्य बच्चों के लिए 6 से 14 साल रखा गया है। और अगर किसी तरह से आप में डिसेबल है, अर्थात अगर आप फिजिकल डिसेबिलिटीज है, अगर आप मानसिक रूप से विकलांग है, शारीरिक रूप से विकलांग है, तो आपके लिए 4 साल का छूट दिया गया है, 6 से 18 वर्ष किया गया है। ये बात ध्यान रखेंगे। तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा आपके सामने बिल्कुल दिख रहा है कि 8वीं कक्षा तक मुक्त था अनिवार्य शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार कानून एक मौलिक अधिकार है? तो मौलिक अधिकार है कौन कौन से बच्चों के लिए, हमने आपको अभी बताया। कितना से कितना? 6 से 14 साल के बच्चों के लिए। अगर क्लासिकल की बात करेगा तो 1 से 8वीं क्लास के बच्चों के लिए। ये बात ध्यान रखना है। क्लियर हुआ? तो इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन नंबर 3, 6 से 14 वर्ष। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। RTE एक्ट 2009 के अंतर्गत में शिकायत निवारण का उत्तरदायित्व निम्नलिखित में से किस संस्थान पदाधिकारी को दिया गया? हमने अभी बताया कि शिकायत निवारण का किसको अधिकार दिया गया है, तो आप बता दीजिएगा। CABC को नहीं, NCERT को इसमें चर्चा ही नहीं है। NCPCR ये बात हम आपको बताए हैं, राष्ट्रीय जो फुल फॉर्म हम आपको बताए थे बाल अधिकार अधिनियम वाला, तो वो आपका जो है इसको शॉर्ट फॉर्म में हम क्या बोले थे? NCPCR। तो NCPCR को दिया गया है, इसीलिए ऑप्शन नंबर 3 के साथ जाएंगे। हम बोले थे ना कि जो प्रबंधन समिति का गठन होता है, अगर प्रबंधन समिति देखेगा कि स्कूल में अगर RTE 2009 के अंतर्गत में अच्छा व्यवस्था नहीं हो पा रहा है, तब वह जो है इसको कंप्लेन कर सकता है। किसको? NCPCR को। ठीक है, इसीलिए इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है कि RTE 2009 को भारत के राष्ट्रपति ने किस तिथि को हस्ताक्षर किया था?
तो भारत के राष्ट्रपति हमने अभी बताया आपको कब लागू हुआ, कब हस्ताक्षर हुआ, तो निश्चित रूप से हम उसमें आपको बताए हैं कि कब हस्ताक्षर किए थे। तो आपको 26 अगस्त 2009 को इन्होंने हस्ताक्षर किया था और 2010 के अप्रैल में यह लागू हुआ था। हमने उस पिछले जो है थ्योरी में बताया, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट हुआ। क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। भारत में आरटीई एक्ट 2009 किस तिथि को लागू हुआ? अभी हमने बताया आपको कि लागू कब हुआ था, 1 अप्रैल 2010 को। हस्ताक्षर हुआ 26 अगस्त 2009 और लागू हुआ कब, 1 अप्रैल 2010 को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि आरटीई एक्ट के अनुसार प्रत्येक निजी विद्यालय द्वारा कितने प्रतिशत बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी? अभी हमने बताया 25%। कितना रिजर्व रखता है? 25% आपको उसको निःशुल्क शिक्षा देना है। तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर हो जाएगा कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। बाल अधिकार संरक्षण आयोग का उद्देश्य है इस अधिनियम के अंतर्गत अधिकारों के लिए रक्षा के उपाय का परीक्षण और उन पर पुनर्विचार करना। ऑप्शन नंबर 2 है बालक अधिकार आयोग बालक की सुरक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाए, बालक की निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार से संबंधित शिकायतों की छानबीन करना, और ऑप्शन नंबर 4 है उपरोक्त सभी। तो यह जो है बालक अधिकार संरक्षण आयोग का यह सभी उद्देश्य हम आपको बताएं कि उसका उद्देश्य ये सभी होता है, इसीलिए हम लोग किसके साथ में जाएंगे, ऑप्शन नंबर 4 के साथ में जाएंगे। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 4 होगा, बिल्कुल राइट, उपरोक्त सभी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि आरटीई एक्ट के अनुसार किस छात्र ने कैपिटेशन शुल्क लेने वाले विद्यालय पर कितनी राशि जो है दंड होगा? तो कितनी राशि दंड होगा, हमने आपको अभी बताया कि अगर आप कैपिटेशन फीस लेंगे तो प्रति व्यक्ति शुल्क का कितना गुना राशि आपको कैपिटेशन फीस का देना पड़ेगा, तो 10 गुना राशि आपको फाइन के रूप में देना होगा। हमने अभी थ्योरी में आपको बताया। क्वेश्चन नंबर 14 पाते हैं। निःशुल्क शिक्षा का अधिकार किस देश में लागू नहीं है? तो आपको ध्यान रखना है कि यह पाकिस्तान में लागू नहीं है। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत में आरटीई एक्ट की आवश्यकता क्यों पड़ी? अपव्यय व अवरोध की समस्या यहाँ पर लिख लीजिएगा। समस्या से निपटने के लिए, साक्षरता दर में वृद्धि करने के लिए, और बालक के अधिकार का लाभ उन्हें देने के लिए, और उपरोक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। आरटीई का यह सब उद्देश्य था, इसीलिए क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें तो आरटीई एक्ट में अक्षम बालक, अक्षम बच्चों का मतलब क्या होता है, जो किसी न किसी प्रकार से डिसेबल हो, मतलब कि विकलांगता का शिकार हो, उसको हम लोग अक्षम बालक कहते हैं। अक्षम बच्चे हो तो अधिकतम आयु सीमा क्या होना चाहिए, तो अधिकतम आयु सीमा की हम बात किए हैं और वो कितना होना चाहिए, 12 वर्ष। अब यहाँ पर आप लोग कन्फ्यूज मत होइए कि सर आप तो 18 वर्ष बोले हैं, 6 से 14 वर्ष समान बालक का था और 6 से 18 वर्ष किसका था, विकलांग बालक का था। लेकिन यहाँ पर 12 वर्ष कैसे आंसर हुआ, क्योंकि क्वेश्चन में परिवर्तन है। देखिए कैसे, आरटीई एक्ट में अक्षम बच्चे होते अधिकतम आयु सीमा क्या है। आयु सीमा का मतलब आप क्या समझे कि उसको कितना वर्ष के बीच में रहना पड़ेगा। तो 6 वर्ष से 18 वर्ष इसको दिया गया है, तो बीच में कितना आयु सीमा है, 12 वर्ष है कि नहीं। 18 से 6 घटा देंगे कितना हो जाएगा, 12 वर्ष, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो सही, इसमें बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और आप लोग 18 वर्ष लगाकर आ जाते हैं, इसीलिए इस बात को ध्यान रखेंगे। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर हो जाएगा 16 का ऑप्शन नंबर 1 जो है हमारा बिल्कुल राइट होगा। आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। आरटीई एक्ट के अनुसार प्रवेश हेतु बालक की उम्र के प्रमाण पत्र हेतु कौन सा दस्तावेज मान्य है। तो उम्र के लिए आपको अस्पताल अभिलेख, आंगनबाड़ी अभिलेख या माता पिता अभिभावक हुए आयु संबंधी, मतलब आप जन्म प्रमाण पत्र के रूप में आप कहीं से भी आपको ये मिला है तो आप दे सकते हैं, इसीलिए ऑप्शन नंबर 4 के साथ में हम लोग चले जाएंगे। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 होगा। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि वह विद्यालय जो डैश वर्षों तक आरटीई एक्ट अधिनियम का पालन सुनिश्चित नहीं करता है बंद करा दिया जाएगा। कितने वर्ष तक, हम आपको बताए हैं कि अगर आप 3 साल तक मान्यता नहीं लेते हैं तो आपका स्कूल क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। आरटीई अधिनियम के अनुसार सरकारी विद्यालयों की प्रबंध समिति में कितने प्रतिशत सदस्य अभिभावक माता पिता होने चाहिए।
कितने प्रतिशत आरटी अधिनियम के अनुसार सरकारी विद्यालयों के प्रबंध समिति में कितने प्रतिशत सदस्य अभिभावक माता पिता होने चाहिए। तो हम आपको बताए हैं कि कितना प्रतिशत सदस्य जो है अभिभावक माता पिता होना चाहिए। तो 3/4 भाग, और 3/4 भाग का मतलब कितना, 75% की बात की है। ठीक है, इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 पर आते हैं। आरटीई एक्ट लागू होने के 6 महीने के अंदर विद्यालय को सुनिश्चित करना होगा कि कक्षा 5 तक शिक्षक छात्र का अनुपात डैश अधिकतम होना चाहिए। अब ये भी बात आपको ध्यान रखना है। तो इसका रेशियो हम आपको बताएं 1:30 के रेशियो में रहना है। ठीक है, कक्षा 5 तक की बात की गई है, इसीलिए 1 से 5 में हमने आपको बताया है। पिछले जब आपको थ्योरी पढ़ाए थे तो 1 से 5 का बात कहेगा तो 1:30, अगर 6 से 8 की बात कहेगा तो 1:35। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अब यहाँ तक क्वेश्चन ख़त्म हुआ। उम्मीद करते हैं कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर किसी तरह का कन्फ्यूजन हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में भी डाल सकते हैं, और प्रत्येक दिन हम आपके लिए वीडियो लेकर आ रहे हैं। बस आपसे एक ही गुजारिश है कि अगर वीडियो अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, अपने दोस्तों के पास इसे शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि उनको भी थोड़ा सा हेल्प एसटीईटी री एग्ज़ाम के अंतर्गत में मिल जाए। बाकी आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना है। हम ये नहीं कहेंगे कि आपको सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, कोई मतलब नहीं। अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिएगा, नहीं अच्छा लगता है तो कोई दिक्कत नहीं। आपको लगता है कि हमारे लिए हेल्पफुल चैनल तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, नहीं लगता है तो नहीं भी कर सकते हैं, लेकिन शेयर आप ज़रूर कर दीजिएगा उन विद्यार्थी के पास जो एसटीईटी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं। थैंक यू सो मच। मिलते हैं आपको फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।